हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक गांव में पार्वती नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था। उनके पास खेत, अपना मकान और ऐसी ही बहुत सारी भेड़ बकरियां भी रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। फिर नई बहू घर आ गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन पार्वती अपनी कंजूसी से उसकी बहू को कुछ भी खाने नहीं देती थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव को देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं खाती और ना ही दूसरों को खाने देती थी। सौम्या बेचारी हर दिन आधा पेट ही खाकर सो जाती थी। सुनिए जी, मम्मी जी का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे रोज तंग करती रहती है। कहती है कि जितना वो खाएंगी उतना ही मैं भी खाऊं, और कहती है कि ज्यादा मैं खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब तक मैं खाना खा नहीं लेती तब तक वो मेरे पास ही बैठी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी। तुम परेशान मत हो ना, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का उनका कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो ऐसी ही है। तुम्हें थोड़ा समझना होगा, और अगर तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें कुछ बाहर से लाकर दे दूंगा, तुम खा लेना, ठीक है। विजय ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन सौम्या हमेशा ही अपने सास के बर्ताव से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सौम्या को मूंग डोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने दाल को पानी में भिगोकर रख दिया और दूसरे दिन सुबह उस दाल को पीसने लगी। इतने में उसकी सास वहाँ आ गई। ये क्या है बहू रानी, आज इतनी सुबह सुबह? आज तो कोई त्योहार है नहीं, तो ये क्या बना रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने मूंग डोसा बनाने के लिए दाल को पानी में भिगोया था, जो अब पिस रही हूँ। क्या डोसा बना रही हो? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बासी खाना ही खा लेते। ठीक है, तुमने बना ही लिया है तो छोड़ो, जाओ और मेरे लिए भी 2 डोसा बनाकर लाओ। और हाँ, तुम अपने लिए भी 2 बना लेना। बाकी जो आटा बचेगा वो रात में खा लेंगे। आज इसके सिवा घर में कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है मम्मी जी। ठीक है कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सोचकर उसने एक उपाय सोचा। डोसा बनाने के लिए रसोई में जाकर चूल्हे पर तवा रख दिया और तवा गर्म होने के बाद उस पर पानी छिड़कने लगी। सुर्र की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर सौम्या की सास रसोई के अंदर जाती है। ये क्या? सुर्र की आवाज सुनकर मुझे लगा कि तुम डोसा बना रही हो। अभी तक तो तुमने बनाए ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखने के लिए तवे पर पानी डाला कि तवा गर्म हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। ये कहकर पार्वती ने तवे पर आटा डाला और उसने 2 डोसा बनाए। फिर कहा, ये देखा, बस इतना सा काम है। मैं डोसा खाना शुरू करती हूँ, तब तक तुम अपने लिए भी 2 डोसा बनाकर लाना। इतनी बात कहकर वो बर्तन लेकर वहाँ से चली गई। पार्वती के वहाँ से जाते ही सौम्या ने एक डोसा बनाया और फिर सुर्र की आवाज आई। वो उसने अपने पास ही में रख दिया। फिर उसने दूसरा डोसा डाला और उसको भी अपने पास में रख दिया। इतने में पार्वती फिर से अंदर आई और कहने लगी, मुझे 2 बार सुर की आवाज आई। 2 डोसा तुमने बना लिया ना, अभी बस करो। जी नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखा था कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने उस पर पानी डाला था। तभी आपको सुर की आवाज आने लगी। फिर से मैंने दोबारा पानी डाला था। अब तवा गर्म हो चुका है, मैं अभी डोसा बनाऊंगी। सौम्या की सास ने सोचा कि इसे तो ये भी पता नहीं कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, ये डोसा क्या बनाकर खाएगी। ऐसे सोचकर पार्वती वहाँ से चली गई।
लेकिन रसोई घर से सुर सुर की आवाज आ ही रही थी। जब भी पार्वती अंदर जाती तब सौम्या तवे पर पानी छिड़कती और जब वो वहाँ से चली जाती तो डोसा बनाकर खा लेती थी। इस तरह सौम्या ने उस दिन पेट भर के खाना खाया था और वो भी उसके मनपसंद डोसा। रसोड़े में कौन था? तुम थी? ये थी? कौन था? कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और किसी ने फिर से कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो बताओ रसोड़े में कौन था? कौन था बोलो? सास को रात में चना मसाला खाना था, लेकिन किसी ने कुकर से चने निकाल दिए थे और घर में बस देवरानी और जेठानी ही थी। माँ जी, जेठानी जी थी, यही दिन भर रसोड़े में रहती हैं। रसोड़े में क्या पकोड़े तलती हूँ मैं? अरे तुम भी तो थी ना रसोड़े में। मैं तो रसोड़े में जाती ही नहीं हूँ। देखो माँ जी क्या कह रही है ये तो रसोड़े में जाती ही नहीं है। मतलब कि रसोड़े के सारे काम मैं ही करती हूँ, खाना भी, बर्तन भी, सफाई भी। ओह, सब काम यही करती है, मैं तो बस सोती रहती हूँ। खा खा के टैंकर हो गई हूँ ना मैं। देखो सच निकल आया ना मुंह से तुम्हारे। माँ जी रसोड़े में यही थी, चने इन्होंने ही निकाले होंगे और खाली कुकर भी गैस पर इन्होंने ही चढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसी ने किया होगा। अरे ऐसे काम का दिमाग इसी में तो है। उस दिन भी आपका फोन धोने की बात कर रही थी कि मौजी का फोन गंदा हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अरे बस चुगली करवा लो जेठानी जी आपसे। हाँ, अरे तुम्हें आती ही नहीं ना करना, न काम करना आता है न चुगली, सब मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो राजा रजवाड़ों के घर से आई हो ना। हाँ हाँ, राजा रजवाड़े ही हैं मेरे घर वाले। कम से कम आपके पापा की तरह नाई की दुकान से काटे हुए बाल चुरा के गंजू को तो नहीं बेचते। अरे खबरदार मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। ठीक है, आपके भाई के बारे में ही कह देती हूँ। माँ जी, इनके भाई है ना, वो खुजली के मरीजों को दवाई की जगह बर्तन घिसने का कूचा बेचते हैं खुजाने के लिए। सास कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ चैनल पर लड़ने वाले दो लोग तीसरे को कुछ बोलने ही नहीं देते, वैसे ही हालत यहाँ भी थी। देवरानी और जेठानी सास को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। माँ जी, इसके पिताजी क्या करते हैं वो सुनेंगी ना तो आपके भेजे का तो भरता बन जाएगा। ओह, वैसे भी आप तो सबके भेजे का भरता बना ही देती हो। आई बड़ी। आई बड़ी? अरे तुझसे बड़ी आई हूँ, इसीलिए तो जेठानी कहलाती हूँ। मुझे जेठानी कहते हैं, समझी? अरे वही, बड़े होने की ही इज्जत दे रही हूँ। आप मुझसे बड़ी नहीं होती तो मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझसे इस तरह से लड़ी नहीं होती। बस कविता और शायरी करवा लो, काम के नाम पे देवरानी बस रानी बन जाती है और जेठानी नौकरानी। मान ही लिया ना आपने कि आपकी कितनी इज्जत है। अरे ज्यादा मुंह ना चलाओ, वरना सबको बता देंगे कि तुम्हारे बाबूजी चाय पीते टाइम की आवाज करते हैं। अरे बस करो तुम दोनों, बच्चों की तरह लड़ने लगती हो। मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे बस ये बताओ कि रसोड़े में कौन था? मैं नहीं थी माँ जी। मैं भी नहीं थी माँ जी। अरे तो ठीक है, कोई नहीं था ना। जाओ सब अपना अपना काम करो। सास वहां से चली जाती है, लेकिन देवरानी और जेठानी की लड़ाई खत्म नहीं होती। आज तो आप सासू माँ से बच गई, वरना चने की जगह आपकी चटनी बन जाती। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि चली गई, वरना जब उन्हें पता चलता कि रसोड़े में तुम थी तो तुम्हें तुम्हारे मायके भगा देती। और तुम तो मायके वालों से भी लड़ लेती और वो तुम्हें फिर कहीं और भगा देते। दीदी, घर वालों पे मत जाओ। अरे मैं तुम्हारे घर वालों पे नहीं जाती, लेकिन तुम अगर अपने घर वालों पर जाती ना तो शायद थोड़ी अकल तो आ ही जाती। पता नहीं किस पर गई हो तुम। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं।
वहां दोनों बहुएं और बेटे बैठे हुए होते हैं। सास फिर से बात निकालती है। कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और फिर से कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया था? रसोड़े में कौन था? बड़ा बेटा जवाब देने वाला होता है, तभी छोटी बहू बोलती है, माँ जी मैंने सुबह ही तो बताया था कि मैं नहीं थी, जिठानी जी होंगी। अरे इतना झूठ मत बोलो देवरानी जी, जुबान शर्म के मारे मुंह से गिर जाएगी इतना झूठ बोल बोल के। आप तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कुटुंब से हो ना, कभी झूठ बोलती ही नहीं। अरे लोग अदालत में गीता की जगह आप ही की तो कसम खाते हैं। मैं सुनीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अरे तुम भाभी का नाम क्यों ले रही हो? लड़ क्यों रही हो उनसे? मतलब हो क्या रहा है? अचानक घर में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों शुरू हो गया? मैं बताती हूँ, पर पहले बताओ कल रात रसोड़े में कौन था? मैं था माँ, और मैंने ही चने कुकर से निकाल के गैस बंद कर दिया था और कुकर में आलू डाल दिए थे सुबह उबालने के लिए, क्योंकि कुकर का ढक्कन ठीक से लगता नहीं है ना किसी से, तो मैंने ही लगा दिया था रात को। वही तो बेटा सुबह से पूछ रही हूँ, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? अच्छा किया कि चने निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चने से एलर्जी होती है ऐसा बताया है। शाबाश बेटा, अब मैं तेरे लिए कोई बढ़िया सा उपहार ले आऊंगी। दोनों बहुएं सास की बात सुन के शर्म से पानी पानी हो गई। उन्हें लग रहा था कि सास उनको चने निकालने के लिए डांटने वाली है, लेकिन यहाँ तो उपहार ही मिल गया। और इस तरह पता चला कि रसोड़े में बड़ा बेटा था।